started. Recording started. Good morning, students. In previous classes, we have discussed about the collision theory and Arrhenius equation. Let us recall them. A is the factor called frequency factor and is number of molecules that can approach overcoming the energy barrier. There are two factors that make up the frequency factor, that is orientation factor P and the collision frequency factor Z. Then the Arrhenius equation can be written as K is equal to A e to the power minus E upon RT, which implies K is equal to P, where P is orientation factor, Z is collision frequency factor, E एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अर्हेनियस इक्वेशन को जस्ट हम लोग ऐसे कर दिए। कैसे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो जो टोटल कोलिजन हो गया ना, वो उसमें सभी के सभी कोलिजन प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। कुछ जो कोलिजन होते हैं और उसकी एनर्जी जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाता है तो इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं और प्रोडक्ट में बदलने लगते हैं। ठीक है। और कोलिजन के समय दो फैक्टर आया था हम लोग का, ओरिएंटेशन बैरियर और आया था आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होने पर वो प्रोडक्ट में बदल रहा था और उसमें भी हम लोग देखे थे कि फ्रीक्वेंसी आपका ये एनर्जी बैरियर जो था ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट था। आइए हम लोग देखते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर पर भी हम लोग कल स्लाइड में देखे थे कि ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। और ये ओरिएंटेशन है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। द प्रॉपर ओरिएंटेशन रिजल्ट व्हेन एटम्स आर अलाइंड इन सच ए वे दैट द ओल्ड बॉन्ड्स कैन ब्रेक एंड द न्यू बॉन्ड्स कैन फॉर्म। प्रॉपर ओरिएंटेशन उस ओरिएंटेशन को कहते हैं जिसमें आपका एटम का अलाइनमेंट इस तरह से हो जाए कि पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। देखिए, अगर रिएक्शन जनरली जो होता है आपका रिएक्शन बिटवीन एटम्स जनरली जो होता है उसमें आपका ओरिएंटेशन फैक्टर यानी पी का वैल्यू 1 होता है। The more complex the reactant molecules, less frequently they will collide. मोलिकुल्स अगर रिएक्टेंट मोलिकुल्स अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, तो उनका रेट ऑफ कोलिजन जो होता है वो कम होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन उनका नहीं हो पाता, वो प्रॉपरली कोलाइड नहीं कर पाते हैं। और अगर एटम्स अगर है तो एटम्स तो सिंपल हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एटम आपका यूनिट है, तो वो आपस में अच्छे तरह से ओरिएंटेशन उसका प्रॉपर होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसका प्रॉपर होगा और उसमें जो ओरिएंटेशन फैक्टर पी का वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है। अगर वह साइमेट्रिकल हो, मल्टीपल ओरिएंटेशन के उसमें अगर चांसेज हो तो ओरिएंटेशन फैक्टर जो होता है लेस देन 1 होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि इस पोर्शन से भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, हालांकि हटा भी दिया है सिलेबस से, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा। अगर कोई एटम है, ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर होगा तो P बराबर 1 होगा। अगर कोई रिएक्टेंट है और वह कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो ओरिएंटेशन लेस देन आपका 1 होगा। ठीक है, अगर मल्टीपल ओरिएंटेशन का चांसेस है, सिमेट्रिकल है, तो उसमें भी लेस देन 1 होता है। ठीक है, और फॉर मोस्ट रिएक्शंस द ओरिएंटेशन फैक्टर इज लेस देन, ज्यादातर आपका वह मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स ही होते हैं, ठीक है, और वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो उस केस में ज्यादातर आपके रिएक्टेंट का पी का वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है। फॉर मेनी केसेज पी इज मच मोर लेस देन 1 होता है। देयर आर सम reaction that have p greater than 1 in which there is transfer of electron without डायरेक्ट कोलिजन। कोई कोई केस में अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, तब उस केस में ही ग्रेटर देन 1 आएगा। पी का वैल्यू, पी है क्या, ओरिएंटेशन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ज्यादा एटम के लिए याद रखिएगा 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स के लिए या ज्यादातर रिएक्शन के लिए लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 तभी आएगा जब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो रहा हो।
एक एटम से दूसरे एटम पर या एक आयन से दूसरे आयन पर जा रहा हो। आइए अब इसको हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं। रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रिएक्शन रेट, जैसे हम लोग रिएक्शन रेट को हम लोग ये दिए थे dx अपॉन dt, और रिएक्टेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए हम लोग माइनस साइन इंडिकेट किए थे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको माइनस दे दिए, ठीक है। इट कैन बी रिटेन एज z into f, where z is collision frequency and f is the fraction of molecules showing effective collision। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा आपका वही किसके बराबर हो जाएगा, z इंटू एफ का। z क्या है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और f हो गया फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल शोइंग इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव, और दोनों मिला दिए जाए तो टोटल कोलिजन के बराबर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल कोलिजन जितने रिएक्टेंट आपस में सभी के सभी कोलाइड करते हैं, ठीक है। किन्हीं का माइक ऑन है जी, माइक ऑफ कीजिए। सर, हाँ बेटा। सर शैल्या को ज्वाइन कीजिए। अच्छा रुक जाओ बेटा, शैली, और कोई है तो बोलो। प्रियांशु, कहाँ रह गया था प्रियांशु? चलो और कोई है तो बोलो जल्दी से। हाँ बेटा, तो यहाँ पर सुनिए आप, टोटल कोलिजन हो गया। टोटल कोलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब टोटल कोलिजन होता है तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो हो जाएगा आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये क्या कहा जाता है, यूनिट सेकेंड में नंबर ऑफ जो कोलिजन है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसी को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कल कहे थे, ठीक है। और उसके लिए भी कंडीशन बताए थे कि उसका वैल्यू कितना होना चाहिए ना। तो उसके लिए बताया था कि वह थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, कम से कम उसका एनर्जी जो होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो वो कोलाइड करके इफेक्टिव कोलिजन देगा और प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, टोटल कोलिजन के बराबर हो गया। टोटल कोलिजन में दो चीजें आ गया, Z और F आ गया, जहां Z हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी, F हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग इफेक्टिव कोलिजन। अब आइए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग इफेक्टिव कोलिजन हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज गिवन बाय। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसकी एनर्जी ज्यादा हो तो वह इफेक्टिव कोलिजन शो करने लगेगा। और F फैक्टर जो हो गया आपका, यानी ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, उसका वैल्यू हम लोग देते हैं F इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। इक्वेशन 1 मान लिए। अगर E नॉट, ये E नॉट क्या है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर यह एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो रहा हो तो यहाँ पर E नॉट के जगह पर हम लोग EA लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज F इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इक्वेशन 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये पहला इक्वेशन, दूसरा ये तीसरा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर दीजिए, इसको और इसको ना, तो F का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। F का वैल्यू जैसे ही पुट कर दीजिएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपको Z इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। अब R किसके बराबर है, तो माइनस dx अपॉन dt के बराबर है, ठीक है। और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। और यह इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन का, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं R न लिख करके, यानी dx अपॉन dt बराबर R हो गया। R न लिख करके हम लोग यहाँ K लिख सकते हैं, तो यही K इज इक्वल टू Z इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT हो गया। कंसिडरिंग द ओरिएंटेशन फैक्टर, अगर ओरिएंटेशन फैक्टर को भी इंक्लूड कर लिया जाए, यानी P को इंक्लूड कर लिया जाए, तो P से मल्टीप्लाई कर दिए, यही हम लोग का फाइनल इक्वेशन आ गया। अभी तक इस पर न्यूमेरिकल कभी पूछा नहीं, और खैर इस बार तो आप लोग को पूछेगा भी नहीं। और ये देखा जाता है कि अगर किसी भी सिस्टम का जहां पर रिएक्शन हो रहा हो, अगर टेम्परेचर हम लोग 10 केल्विन से या 10 डिग्री यूनिट से हम लोग इंक्रीज कर जाएं, तो आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है, नंबर ऑफ कोलिजन जो होता है, लेस देन 2% ही इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं सुन लीजिए, when the temperature of the system is increased by
10 degree unit, then the rate of reaction is almost doubled or more. But when the temperature is increased by 10 degree, either in Kelvin or in Celsius, then the collision, total number of collision is less than 2%, मतलब 2% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। इसका मतलब कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नॉट मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डबलिंग ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए किसी भी सिस्टम का 10 डिग्री से इंक्रीज करा दिए, तो उसमें कोलिजन होने, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो कोलाइड करने का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो बढ़ता है इसमें 10 डिग्री बढ़ाने के बाद ऑलमोस्ट 2 डिग्री से कम ही बढ़ रहा है, 2% से कम बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इट इज नॉट मेन फैक्टर टू इंक्रीज द रेट ऑफ डबलिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सी और 10 केल्विन। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। अब हम लोग को कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रिकॉल करना है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा आखिर फैक्टर है, तो हम लोग देख लिए कि कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो रहा है आपका, ये क्या कहा जाता है, कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन जो बढ़ रहा है वो 2% से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, 2% से कम ही रह रहा है। तो आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है, माइक ऑफ कीजिए, अपना अपना माइक ऑफ कीजिए आप लोग। सर सलोनी को एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे भाई ऐसे कीजिएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे। चलो बोलो सलोनी को। बोल रहे सलोनी बेटा तुम लेट हो आज, लड़की लोग तो पढ़ाई लिखाई में आगे होती है, तुम कैसे पीछे हो गई। तो जो पर्सन छूट गया थोड़े समझ में आएगा, जल्दी सुनना बाय द वे वीडियो। Rate of all chemical reaction increases with rise in temperature. For 10 Kelvin rise in temperature, the rate of reaction is almost doubled. हम लोग देखते क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जस्ट डबल हो जाता है 10 डिग्री राइज करने से। ऐसा कौन सा चीज है, तो आइए हम लोग देखते हैं। एक फैक्टर है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, तो यह रेशियो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर के का ना। तो जैसे हो गया क्या है ये, तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर लाइज बिटवीन 2 to 3। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर दिख रहे, जैसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेशियो कह दिए के एट 310 केल्विन डिवाइडेड बाय के एट 300 केल्विन, तो देखो दोनों के बीच में 10 का फासला है, सिर्फ डिफरेंसेज है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग निकाल दें तो देखते हैं कि इसी को हम लोग इसी रेशियो का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है 2 से 3%, 2 से जस्ट डबल या उससे ज्यादा हो जा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपका कुछ न कुछ इशारा कर रहा है कि एक फैक्टर है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जो कि क्या कहा जाता है 2 से 3 टाइम्स हो रहा है। तो कभी कभी, हालांकि एक बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा कि रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पर समथिंग है, एक्स है, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है, तो बताइए कि रेट कांस्टेंट 310 पर क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर से, तो ये निकल जाएगा आपसे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर समझिए कि आखिर एनर्जी बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से 10 केल्विन से या सेल्सियस में 10 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। तो देखिए मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश किया हूँ, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर ये बेस्ड है ये। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर ले लिया हूँ, इधर एनर्जी ले लिया हूँ, टेम्परेचर ले लिया हूँ। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, पहले ये टेम्परेचर है, देख लीजिए ये यहाँ पर जो ग्राफ जो है आपका, ठीक है, ये ग्राफ जो है, यहाँ पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इसमें आ रहे हैं, यहाँ पर क्या रहे हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबल एनर्जी ना, प्रोबेबल स्पीड होता है। तो वहां पर मैक्सिमम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर लेते हैं। इन एक्टिवेशन एनर्जी है, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने में जो एनर्जी लगा, जहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था ना, तो उस एनर्जी को हम लोग कह दिए थे एक्टिवेशन एनर्जी। तो T1 टेम्परेचर पर ये जो एनर्जी अचीव कर दिया, जहाँ पर इसका एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, इसको हम लोग कह दिए क्या कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है।
तो इसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है इस रेंज में लाई होती है। बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्राफ देखिए, बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोबेबल एनर्जी के तरफ नहीं है ना, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी से कम एनर्जी वाले हैं। और ये रेंज देख लीजिए, ये यहाँ पर रेंज जो है से थोड़ा सा ज्यादा है, हाई पीक वाला रेंज देखिए यहाँ पर ज्यादा है, आपका ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ज्यादा है ना, तो इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपको। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते चले जाइएगा ना, ये फिर ये घटते चले जाता है। और एक समय ऐसा आएगा कि वह कोलिजन जो जहाँ पर कोलिजन हो रहा था, तो सभी कोलिजन वाले मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कम होती है और वह नहीं ये एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वह क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट तो बनाएंगे ही नहीं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है, बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सभी के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वही बनाते हैं जो जिनकी एनर्जी ये हायर होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तब होता क्या है आपका कि धीरे धीरे उसका नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घटने लगता है, किनका, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कंडीशन हम लोग पहले देख लिए, ओरिएंटेशन फैक्टर था, फिर एनर्जी बैरियर फैक्टर था, वो सब था आपका, ठीक है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट में बदल गए, देख लीजिए आप, इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट में बदल गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 10 डिग्री से टेम्परेचर को राइज कीजिएगा, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट करने लगा ग्राफ, और इफेक्टिव कोलिजन की संख्या क्या हो गया, आपका बढ़ गया, जस्ट डबल हो गया, ठीक है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, इस नतीजे पर हम लोग पहुंचे कि जब एनर्जी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, तो इसमें होता क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन की संख्या जस्ट डबल होने लगता है। एंड इट इज द मेन फैक्टर, इट इज मेन फैक्टर टू इट डबल्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करने के लिए यही मेन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। आइए इस ग्राफ को फिर से हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। अब देखिए, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, अब काइनेटिक एनर्जी का है, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। आइए पहले इस ग्राफ को देख लीजिए आप। तो यहाँ पर जो स्पीड देख रहे हैं या काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, जहाँ पर पीक जो है से मैक्सिमम है, इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द पीक ऑफ द कर्व कोरस्पॉन्डिंग टू द दिस पॉइंट is most probable kinetic energy and kinetic energy of maximum fraction of molecules। और इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स जो होते हैं इस एरिया में, हाँ इस एरिया में जो है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स आ जाते हैं। उस साइड बताया था, देखिए पीके इसमें ज्यादा से ज्यादा है। इससे कम वाले मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रैक्शन देखिए बहुत कम है, और वैसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और जो इफेक्टिव कोलिजन करने लगते हैं उनका भी नंबर देखिए बहुत कम है। और यही इफेक्टिव कोलिजन वाले जो होते हैं वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं। देयर आर डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी हायर और लोअर देन दिस वैल्यू। इस वैल्यू से कम वाले की भी संख्या कम होगा, और इस प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले से मॉलिक्यूल से ज्यादा एनर्जी रखने वाले की भी संख्या क्या होगा, ये कम होता है, दोनों कम होता है। और जो बहुत कम होगा एनर्जी रखने वाले, ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनाएगा। और क्या कहा जाता है, वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड करने लगते हैं और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी से जिनकी एनर्जी हाई हो जाती है वही प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाइए, 10 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर को राइज कर दीजिए। पहले टेम्परेचर क्या था, ये टी था, अब हम लोग टेम्परेचर क्या कर दिए, 10 यूनिट से राइज कर दिए। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन का संख्या जो हो गया वो जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ना। ये ऐसे थोड़ा सा कर्व आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ये डबल क्या चीज का रेट बढ़ रहा है आपको टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इफेक्टिव कोलिजन का, विच इज दैट मीन्स कि हम लोग जहाँ फ्रीक्वेंसी में देखे थे कि कोलिजन जो है से 2 से 3% से भी कम हो रहा था, 2% से कम हो रहा था। लेकिन इफेक्टिव कोलिजन एक ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ ये 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ये जस्ट डबल हो रहा है। दैट मीन्स दैट इफेक्टिव कोलिजन इज मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डबलिंग ऑफ द रिएक्शन आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 यूनिट, ठीक है, यही है। तो उस ग्राफ को अलग अलग करके मैं समझाया हूं, वही चीज है एकदम सेम यहाँ पर,
ठीक है, एक एक करके इसको ये किया हूँ। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विद द एनर्जी ग्रेटर देन ए। टेम्परेचर बढ़ाने से ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लेगा और उससे हाई होने लगेगा। जब हाई होने लगेगा तो वह क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन की तरफ बढ़ जाएगा और वह इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट में बदल जाता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट द in the curve at T+10 the area shows the fraction of molecules having energy equal to or greater than the effective energy gets doubled, leading to the doubling of the rate of the reaction। ठीक है, और अर्हेनियस इक्वेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उधर ड्राइव किया था रिलेशन में। हाँ, ड्राइव किया था रिलेशन, उसमें के बराबर ये आया था ना, उसमें एक फैक्टर और हम जोड़ दिए थे। कौन सा फैक्टर, ये जोड़ दिए थे यहाँ पर पी ना, ए का वैल्यू रखे थे जेड पी इंटू ई ना, और करके ये वैल्यू लिखे थे। तो ये जो वैल्यू आपका आ रहा है ये इतना, ठीक है, ये है क्या, तो फैक्टर इतना जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बनता है कि आप वह फैक्टर को लिखिए, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो होगा एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। तो यही हो जाएगा ई माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, आइए एक बार फिर से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ चल रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है। तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जस्ट यहाँ पर रिकॉल कराता हूँ। सपोज कि दो रिएक्टेंट है आपके पास ना, देखिए व्हाइट वाला बॉल यहाँ पर, ये व्हाइट वाला बॉल है, ये व्हाइट वाला बॉल है, ये रेड बॉल है, ये आपस में क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होंगे, इनकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, आइदर बाई कोलिजन ना एनर्जी रिलीज होगी, या बाई सप्लाइंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अचीव द एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लेगा तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसमें जितने एटम या मोलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं उसी को हम लोग मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एंड द स्टेज इन विच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और यह ट्रांजिशन स्टेट जो है एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करने के बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट बदल गया। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिएक्शन जो होता है दो तरह का होता है, एक्सोथर्मिक होता है और इंडोथर्मिक होता है। तो ग्राफ देख करके बताइए कि ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है कि इंडोथर्मिक का है, एनीवन? एक्सोथर्मिक का। तो यहीं पर मैं ड्रा कर देता हूं साथ में ना, अगर यह इंडोथर्मिक का ग्राफ होता तो देखिए ग्राफ कैसा आता। सपोज कि हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और इसमें ये हो गया हम लोग का रिएक्टेंट ना, ये कोलाइड किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद वह क्या होगा, एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि वहां पर पार्शियल बॉन्ड होता है। पार्शियल बॉन्ड जब एनर्जी हाई होगी, पार्शियल बॉन्ड होगा तो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी रिलीज करेगा। तो चाहे तो एनर्जी आपका रिएक्टेंट, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी थी, यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो गया, इतनी एनर्जी जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। ठीक है, तो जो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है एक्सोथर्मिक कहलाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पर आपका आकर के रुक गया, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट था, यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर इतनी एनर्जी जो है से प्रोडक्ट की ज्यादा है, ये एनर्जी जो है आपका क्या है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। तो एनर्जी क्या हो गया, दैट मीन्स द सिस्टम हैज एब्जॉर्ब द एनर्जी ना। और वैसा रिएक्शन या वैसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो एंडोथर्मिक का ग्राफ जो होगा ये हो गया, ये हो गया क्या कहा जाता है आपका, एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो गया। आइए अब हम लोग इसको आगे आगे की तरफ देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पर मैं रिकॉल कराना चाहूंगा फिर से, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन और हो गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है नंबर ऑफ क्या कहा जाता है, एटम्स or reactants whose concentration is altered during a chemical reaction, or in other words sum of the powers of the concentration of the reactant
इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसी के सम टोटल को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मोलकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ठीक है। मेरा वाला डेफिनेशन याद रखिए, ज्यादा सरल है। वो है क्या, ये मोलकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इट इज नंबर ऑफ एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स which take part in the formation of activated complex during a chemical reaction is known as molecularity of the reaction. Actually, reactions are of two types. Some reactions are completed in one step, and those reactions which are completed in one step are known as elementary reaction, and those reactions which are completed in more than one steps are known as complex reaction. ठीक है, तो इसमें एंड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम 11th में थोड़ा सा डिस्कस किए थे रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, ठीक है। अब आइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, जबकि यह हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मीन्स हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी है ये, ठीक है। इट मे बी जीरो, fractional or negative, whereas the molecularity of the reaction cannot be zero or in negative or in fraction, ठीक है। अब आ जाइए, it may change with change in एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है चेंज कर जाता है, किसको चेंज करने से, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करने से ये चेंज हो जाएगा, लेकिन मोलकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि इमेजिनरी है ये। इट इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और कम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए यह अप्लीकेबल होता है, जबकि आपका इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। यह एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही अप्लीकेबल है, ठीक है। कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है क्योंकि वो सेवरल स्टेप्स में कम्प्लेक्स रिएक्शंस होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंपल स्टेप में होता है, एक स्टेप में हो जाता है। उसमें हम लोग जो नंबर ऑफ एटम्स which take number of atoms or the molecules of the reactant which take part in the formation of the activated complex, उसी को molecularity of the reaction कहते हैं। तो कभी कभी बोर्ड में आपका आता है, क्वेश्चन बैंक में आपका ये दिया हुआ रहेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। आइए अब हम लोग एक एक करके जितना भी डेफिनेशन देखे हैं उसको सिर्फ रिकॉल करेंगे, अदरवाइज मैं तो बता ही दिया हूँ। आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो एनर्जी बैरियर टू द रिएक्शन, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसी को हम लोग क्या कहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी कहे थे। एक्टिवेशन एनर्जी में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी एनर्जी को ये एक्टिवेशन एनर्जी कह दिए। एका ट्रांजिशन स्टेट, एका मीन्स, एका वर्ड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मतलब कोई और नाम से जिसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल नाम से बुलाते हैं घर पे। हाँ हाँ बिल्कुल, एका मतलब उर्फ, क्या कहते हैं, चिंटू, मिंटू, खिंटू, ठीक है। तो एका मतलब होता है पुकारू नाम, एका मीन्स पुकारू या दूसरा नाम से। तो एका ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि उसी को फिर हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, या दूसरे शब्दों में सीधे सीधे लिखो, जिस स्टेट में यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। चलिए ठीक है। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ए केमिकल स्पीशीज विच partially broken and partially formed bond, always very high in energy because of partial bond। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते क्या है, तो उसमें पार्शियली बॉन्ड टूटा हुआ रहेगा, पार्शियली बॉन्ड बना हुआ रहेगा, जिससे एनर्जी उसकी हाई होती है। हाई एनर्जी के चलते वह अनस्टेबल होता है, ठीक है। देखिए एक हम रिएक्शन यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आइसोमेराइजेशन ऑफ मिथाइल आइसोनाइट्राइल इनटू साइनाइड, नाइट्राइल में बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे रिएक्शन होता है वो देखिए। यहाँ पर रिएक्टेंट है आपका, किधर गया मेरा कर्सर, हाँ यहाँ है। यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हो हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन जो है कार्बन ब्लैक से दिखाया गया है। यहाँ पर ये कलर जो है नाइट्रोजन के लिए है, ये नाइट्रोजन है आपका, फिर यहाँ कार्बन है। तो होता क्या है कि सबसे पहले रिएक्टेंट मोलेक्यूल से कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड वीकेंस हो जाता है ना, किसके किसके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। एनसी ग्रुप बिगिंस टू रोटेट, और ये मोलेक्यूल्स जो होता है रोटेट करना स्टार्ट कर देता है ना। ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। कैस कब, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ग्रुप जो होगा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे रोटेट करना दिखलाए हुए हैं, और ये फाइनली फिर कार्बन के तरफ से आकर के इसके साथ लग जाएगा और ये प्रोडक्ट बदल देता है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के जरिए आप देखिए कि कैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ इसको हम लोग दिखा सकते हैं।
तो यहाँ पर रिएक्टेंट था, अब इसको हम लोग हीट किए आइदर बाय कोलिजन और बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये बॉन्ड वीक होगा, धीरे धीरे टूटेगा, टूट होने के बाद यह रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसे ये घूमता है और घूमने के बाद रोटेट हो जाएगा और कार्बन आकर के इसके साथ लग जाएगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा ना। ठीक है, देख लीजिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रोटेशन हो रहा है, कार्बन की तरफ वह जा रहा है। ठीक है, तो पार्शियली बॉन्ड बना हुआ है, पार्शियली बॉन्ड टूटा हुआ है और इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कह दिए, जो कॉम्प्लेक्स बना उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह दिए और धीरे धीरे वह एनर्जी रिलीज करके वो फाइनली क्या हो गया, प्रोडक्ट में आपको बदल गया, प्रोडक्ट बन गया आपका। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द केमिकल स्पीशीज विथ पार्शियली बॉन्ड। ठीक है, and the collision frequency is the number of molecules that approaches the peak in a given period of time, यानी यूनिट सेकेंड में, यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ कोलिज मोलिकुल्स अप्रोच करेंगे, कोलाइड करेंगे, उसी को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह दिए। ठीक है, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपका कर्सर किधर गया, हाँ यहाँ पर ये देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया आपका और ये था रिएक्टेंट की एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी हो गया, यानी कि ये एरो, यही एक्टिवेशन एनर्जी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आपका इतना, ये एनर्जी क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, एक्सोथर्मिसिटी शो कर रहा है। ठीक है, ये सब बेटा ऑफ करके रखा करो। अब आइए, एक न्यूमेरिकल है आपके पास, दिखाई दे रहा है, द रिएक्शन NO2 combines with CO2 gives CO2 and NO has a rate constant 2.57 per mole per second at 1001 Kelvin and 567 per mole per second at 895 Kelvin. Find the activation energy in kilojoule per mole. तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो एक्टिवेशन निकालना, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, दो रेंज, दो टेम्परेचर दिया हुआ है और 2 K दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी आया हुआ है और दो टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन ना किस इक्वेशन को के तरफ इशारा कर रहा है, किस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है जो इसको कवर करता है? हाँ, अरे अर्हेनियस इक्वेशन ना, बिल्कुल सही। आइए सबसे पहले गिवन डाटा हम लोग नोट कर लेते हैं। तो T1 नोट कर लिए, K1 नोट कर लिए, T2 और K2 नोट कर लिए। आपके पास एक ही इक्वेशन है, अर्हेनियस इक्वेशन। हाँ, निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कंसेप्ट प्लान आपके पास क्या है, T1 K1 T2 K2 और एक उससे 4 डाटा से मिला करके हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है और यह कौन से रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है, तो अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 और फिर log 10 के बेस में कन्वर्ट करके भी उधर बताए हुए थे 2.303 आ जाता है R के साथ। ठीक है, अब आइए इसको सोल्यूशन, सारा डाटा उसमें आप पुट कर दीजिए और EA कैलकुलेट कर दीजिए और इस तरह से आपका EA का वैल्यू आपका रिक्वायर्ड यूनिट में आ गया। ठीक है, इसके बाद मोस्ट एक्टिवेशन एनर्जी आर 10 to the 100 ऑफ किलो जूल, छोड़िए। तो ये आपका न्यूमेरिकल होगा, हो गया इस पर। अब आइए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है क्या, जैसे हम लोग आखिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और हम लोग करते क्या है कि उसमें कैटलिस्ट डाल दिए। तो कैटलिस्ट तो जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, अगर टेक पार्ट कर भी लिया तो रीजनरेट हो जाएगा, आपको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हो जाता है। तो दोज केमिकल सब्सटेंसेज which decreases the activation energy to increase the rate of reaction are known as catalyst। वैसे सब्सटेंस जिनको डालने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, कैसे बढ़ाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा देगा, तो समय कम लगेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, इसीलिए फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर डिफिनेशन आ गया आपका कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेज दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, कैटलिस्ट वर्क बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जो बोला हूँ बस वही आ रहा है आपका ये। और मैं इसको कोशिश करता हूँ ग्राफ से समझाने का। आइए देखिए,
कहाँ पर समझाना ठीक रहेगा, यहाँ पर देखिए, यही न था आपका। इधर हम लोग एनर्जी बैरियर दिखा रहे थे, एनर्जी इधर दिखा रहे थे, ठीक है। एनर्जी आपका इधर था, इधर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन था आपका ये, ठीक है। और यही हम लोगों का ग्राफ था। ये रिकॉल हुआ। इधर एनर्जी ले लिए वाई एक्सिस पर, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में जब कोलाइड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी लगा, यहाँ से यहाँ तक किस चीज को बनाने में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने में, तो इस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कह दिए। क्या कह दिए थे? एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए हो गया। लेकिन अगर हम लोग कैटालिस्ट डाल दें तो यही रिएक्शन जो होगा यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो इस केस में बताइए आप देख करके, एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही रहा कि घट गया? घट गया। तो यही एक्टिवेशन एनर्जी का कैटलिस्ट का काम है बेटा। व्हेन द those substances which decreases the activation energy to fasten the rate of reaction are known as catalyst, और ऐसे सब्सटेंसेज को ही हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। चलिए अब देखिए कुछ कैटलिस्ट का एग्जाम्पल। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर को मैं यहाँ पर दिखलाया हूँ। अंटार्कटिका रीजन में सबसे पहले डिप्लीट हुआ था, नोटिस किया गया था, और ओजोन लेयर जो है से आपका क्या हो रहा है, हाँ, डिप्लीट कर रहा है। कैसे डिप्लीट होता है? तो वहाँ भी कैटालाइटिक रिएक्शंस होता है ना, वहाँ क्लोरीन फ्री रेडिकल डेवलप हो जाता है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होता है ओजोन और ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आने के बाद ओजोन को तोड़ देता है। किस चीज में? ओजोन फ्री, एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में, और ये क्या कहा जाता है, वह ओजोन O2 में बदल जाता है। फिर यही ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो होगा O3 से कंबाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट ओजोन को डिप्लीट करता चला जाएगा। तो ओजोन फाइनली आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में और किस चीज में बदल रहा है? ऑक्सीजन में बदल रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वाला जो देख रहे हैं, ये अनकैटालाइज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कैटालिस्ट डाल दें जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो आपका यहाँ से वह डिक्रीज कर गया, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लोअर कर दिया, देखो ऐसे चला गया। तो ये हो गया कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो कैटालिस्ट का मेन काम क्या है? आपका एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा देना। इतने डिक्रीज करा देता है कि रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाता है, समय कम लगेगा, कम एनर्जी पर होने लगेगा। वही तो है। देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है आपको ओजोन लेयर के डिप्लेशन का। पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड कंटेन्स आइस crystals that catalyze the reaction that releases chlorine free radical from atmospheric chemicals। एटमॉस्फेयर में जो क्लोरीन रहेंगे, ठीक है, जैसे CFC वगैरह में रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह में रहता है आपका, तो उसमें वो कैटलिस्ट का काम करने लगता है आइस, और उसको नए कैटलिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है क्लोराइड फ्री रेडिकल, और ये सब क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है सोजन के डिप्लेशन में हेल्पफुल हो जाता है, मैंने बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट का मेन काम है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा देना। जो ग्राफ में पिछले डायरेक्ट समझाया ना कर्सर से लेकर के, वही ग्राफ यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी लिए हो, किधर गया कर्सर मेरा, यहाँ है, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया ये आपका। और इस साइड रिएक्शन का प्रोग्रेस हम दिखला रहे हैं। शुरू में आपका यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी लगा, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट हम लोग ले लिए, अब जो है से एक्टिवेशन एनर्जी ये लगने लगा। कैटलिस्ट हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया ना, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। यही चीज है इसमें कैटलिस्ट का फंक्शन। आइए आप देख लीजिए कैटलिस्ट का टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया होमोजेनस कैटलिस्ट। अगर रिएक्टेंट जिस फेज में है उसी फेज में आपका क्या हो? कैटलिस्ट हो। फेज का मतलब क्या? फिजिकल स्टेट से। तो वैसे कैटलिस्ट को हम लोग होमोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिए और सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से कंबाइन करा दीजिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, फास्ट रिएक्शन होने लगता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, और NO आपका गैस हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर NO जो है उसी फेज में है, गैसियस फेज में है, जिस फेज में आपका कौन था? बोलिए,
रिएक्टेंट था, तो यह कैटलिस्ट जो हो गया यहाँ पर होमोजेनस कैटलिस्ट कहला गया। एक एग्जाम्पल आपके स्लाइड पर दिखाया जा रहा है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आपको निकल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, NO2 निकल रहा है। कहाँ से? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कन्वर्टर लग रहा, सेरामिक्स लगा हुआ होता है जो कि कन्वर्टर है, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, और वह करता क्या है आपको कि NO2 को N2 में बदल देगा, हाइड्रोकार्बन को H2O में बदल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। ठीक है, तो वैसे कैटलिस्ट, तो यहाँ पर सेरामिक्स जो हो गया आपका एक कैटलिस्ट हो गया, लेकिन किस तरह का कैटलिस्ट है वो आप बताइए। हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनस, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सॉलिड होता है सेरामिक, सॉलिड होता है बेटा, फेज चेंज कर गया ना, तो यहाँ पर हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल हो गया आपका हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का। हेट्रो मीन्स डिफरेंट ना, CO आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया गैस, हाइड्रोकार्बन हो गया यहाँ पर गैस, NO2 हो गया गैस। ठीक है आपका, लेकिन रिएक्टर हम लोग कैटलिस्ट कौन ले रहे हैं? सेरामिक्स। सेरामिक्स क्या है? सॉलिड सब्सटेंसेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, होमोजेनस का कैटलिस्ट का एग्जांपल दे दिया था मैं, SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गिव्स SO3। दूसरा एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, Cl गैस जो होता है, क्लोराइड रेडिकल जो होता है वो O3 के डिप्लीशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल हो गया, इसके बाद क्लोराइड जो हो गया, ओजोन हो गया, सभी के सभी तीनों एक इस फेज में आ रहा है, गैसियस फेज में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए होमोजेनस का एग्जाम्पल हो गया। देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल आप। ठीक है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों का एग्जाम्पल दिखाया गया है इसमें। इसमें देखो रेड कलर का प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, आपका ये कैटलिस्ट है, ये C कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो मेन हमको प्रोडक्ट से क्या लेना देना, मेन रिएक्टेंट को। देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों के दोनों एक ही फेज में है, गैसियस फेज में है, यह होमोजेनस कैटलिस्ट कहला गया। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में देखेंगे कि आपका रिएक्टेंट गैस है। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट किस फेज में है? सॉलिड फेज में है। कैटलिस्ट इन डिफरेंट फेज फ्रॉम रिएक्टेंट, सॉलिड फेज यहाँ पर लिए हैं। कैसे हम समझे कि सॉलिड फेज में है? पार्टिकुलर अरेंजमेंट है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है। गैस में देखिए अरेंजमेंट नहीं था ठीक से। ठीक है, रैंडमली रिएक्टेंट्स को दिखलाया गया था, कैटलिस्ट को दिखलाया गया है, जबकि आपका इसमें कैटलिस्ट को हम लोग ऑर्डर्ड वे में दिखलाए हैं, तो सॉलिड हो गया, जबकि रिएक्टेंट आपका गैस है, यह हेट्रोजेनस कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन देखिए, अल्कीन ले लीजिए, उसका हाइड्रोजिनेशन करा दीजिए, किसके प्रेजेंस में? निकेल के प्रेजेंस में। ठीक है, या फिर किसके? प्लेटिनम के प्रेजेंस में। अगर निकेल लेते हैं और 200 से 300 के बीच में टेम्परेचर रह, डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रख करके रिएक्शन कराते हैं, उस रिएक्शन का एक नाम था, 11th में पढ़ा थे, सबैटियर सिंड्रेंस रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वहां पर वो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर आपका अल्कीन क्या हो गया? गैस। H2 क्या हो गया? गैस। लेकिन कैटलिस्ट सपोज कि हम निकेल ले लिए, निकेल क्या हो गया? सॉलिड हो गया। जब ये सॉलिड हो गया तो ये डिफरेंट फेज में हो गया ना, यहाँ पर निकेल हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे एडजॉर्प्शन होता है, इसको मैं दिखला रहा हूँ, पियर्सन से लिया हुआ है। आइए एंजाइम को मैं आपको आपके सामने डिस्कस करता हूँ। एंजाइम क्या होता है? तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। क्या है एंजाइम? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है? प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, और यह रिएक्टिविटी को क्या कराते हैं? इंक्रीज करा देते हैं। ठीक है, जो बोला हूँ वही है सब ये। अब वर्क कैसे करता है? तो देखो एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है, एंजाइम के पास क्या होता है? एक्टिव साइट होता है। ये देख रहे हो, ये सब एक्टिव साइट है। और ये हो गया सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसको कहते हैं हम लोग? तो रिएक्टेंट को कहते हैं। जो रिएक्टेंट हो गया, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट कहना जरूरी है, कम से कम सबस्ट्रेट के पास एक कार्बन होगा जरूर, और वह भी कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन होगा। तो वैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं, वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। और ये एंजाइम पर जाकर के फिट कर देते हैं। एंजाइम पर एक एक्टिव साइट होता है, उस पर जाकर के फिट हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जा करके फिर अलग अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये किस कलर का था, ब्लू कलर का था, ये प्रोडक्ट बना दिया, दो तरह का प्रोडक्ट बना दिया, एक रेड कलर का प्रोडक्ट बना दिया और एक ये आपका इस कलर का प्रोडक्ट आपका बना दिया। एंजाइम जो है से आप क्या रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया। तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म कहलाता है। फिशर नाम का एक साइंटिस्ट था, वही सबसे पहले इसको दिया था लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, आपका एंजाइम एक एक्टिव साइट का काम करता है। ठीक है, और उसी पर जाकर सबस्ट्रेट यहाँ फिट हो जाता है। जिस तरह से एक ताला एक ही चाबी से खुलता है, क्लिक का अगर खास कर बात करें तो, ठीक है, तो यहाँ पर ताला चाबी की तरह हो रहा है। आपका सबस्ट्रेट जो हो गया की का काम कर रहा है और एक्टिव साइट प्रोवाइड कर रहा है एंजाइम या लॉक का काम कर रहा है, और दोनों आपस में फिट होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और वह फाइनली प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो ये एंजाइम हम दूसरे चैप्टर का यहीं पर ले लिए चूंकि मिलता जुलता था। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है आपका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाएगा। ठीक है, बीच से बॉन्ड ब्रेक करता है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में। कैसे बॉन्ड बना है वो देख लीजिए। हाँ, एक पोर्शन आपका छूटा हुआ था, हालांकि होमवर्क हम आपको दिए हुए थे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कैसे निकालिएगा। ठीक है, सपोज कि कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वीवीआई है आपका ये क्वेश्चन, जनरली यहाँ से वीवीआई है आते रहता है। वीवीआई का फुल फॉर्म जानते हैं ना, क्या होता है वीवीआई का फुल फॉर्म बताओ कोई जी। Very very important. नहीं, नहीं, मेरा सुनो, भुलाइल भटकल आई, भुलाइल भटकल आई मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि जरूर आई ना, समझ गई लो ना। तो एबे करी, सपोज कि यहाँ पर आपका एक रिएक्शन है हाइपोथेटिकल ए और बी सी और डी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसके लिए रेट ला सबसे पहले लिख दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से के का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, के का वैल्यू निकाल दिए तो हम लोग का ये आ गया आपका। ठीक है, और रेट ला में एक्स वाई क्या होता है एम एन लेके हम समझाए हुए हैं, इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ के हो गया, रेट जो हो गया ये था आपका, रेट का वैल्यू हम लोग यूनिट लिख दिए, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पर ये है क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन ही तो है ये एक्स वाई, तो ये कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, nth ऑर्डर के लिए अगर है तो यहाँ एक्स वाई हम दे दिए। अगर एक्स वाई का वैल्यू अगर n टाइम्स कर दे हम लोग तो क्या होगा, ये इसका पावर हम लोग n टाइम्स कर दिए। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस n हो गया, नीचे टाइम बच गया, ये टाइम दे दिए। अब हम लोग का पावर ये है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर होता है। तो मोल देखिए, ये मोल हो गया, ये लीटर हो गया। ठीक है, तो मोल का पावर कितना हो गया, 1 माइनस n हो गया, पर लीटर था तो यूनिट यहाँ पर उल्टा उलट जाएगा, सीधे n माइनस 1 हो गया। ये टाइम था नीचे में है इसलिए पर सेकेंड में हो गया। अब nth ऑर्डर के लिए निकल गया। अब जिस ऑर्डर का आपको पूछे n का वैल्यू पुट कीजिए और ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालिए। जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है तो यहाँ पर 1 माइनस जीरो यानी पर मोल हो गया आपका, ये सॉरी मोल हो गया, और यहाँ पर 0 माइनस 1 पर लीटर आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। देखिए यूनिट तैयार हो गया आपका। उसी तरह से अगर फर्स्ट ऑर्डर का निकालिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मोल में रख दीजिए 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि मोल मेरा खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर हो गया आपका जीरो, तो जिसका पावर जीरो हो गया 1 हो गया, हट गया, बच क्या गया पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर सेकेंड आ गया। उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए वैल्यू इसमें पुट कीजिए, n का वैल्यू 2 और आप यूनिट आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर यूनिट लीटर पर मोल पर सेकेंड आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आता ही है ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। सर, हाँ बेटा बोलिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी एक ही चीज है या अलग अलग है? थ्रेशोल्ड एनर्जी आपका कम से कम उतना एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, और कितना एनर्जी होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। थोड़ा सा डिफरेंसेज है।